Hi guys, a very good evening to all of you. Am I perfectly audible and visible or not? Just write yes or no in the chat window quickly. Properly दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? Quickly write yes or no in the chat window. Hi Asmita, hi Megha. So today is the first class of mine of Wisdom Wednesday. Last week it was taken by Nitesh sir, उसके पहले it was taken by Shubham sir. Mostly next week Pravalini ma'am या फिर Sakshi ma'am would be taking. Achha, lot of students who I think I taught few years ago are also here. So the old batch students, which batch are you guys from? Just write in the chat window. कौन से batch के हो और अभी कहां पर हो? Hello, hi Shivani, hi Nishi. Hi Sachin, hi Kajal. Hi Kajal, hope you're doing well. Hi Aditi, which batch? Everyone, which batch? 2018. Again 18, Asmita. 19, 15, 16, Sachin, long time, but I still do remember you. 18, Odisha, Prajwal. तेरे आर्टिकल्स बहुत सही हैं, लिखते रहे. डिबेट बहुत सही करता है, आर्टिकल से बहुत सही लिखता है दोनों. श्रुति, क्लियरली रिमेंबर. मुकुल, अच्छे से याद है, तुम दो लोग साथ में घूमते थे, साथ में हॉस्टल में रहते थे. आई थिंक रूम 1 में तुम लोग की क्लास होती थी. चंचला, स्पोक विथ यू अ कपल ऑफ डेज अगो. आदित्य, अगेन क्लियरली रिमेंबर. हाय रिचा. विकी, मेरी कॉफी बेटा, कॉफी बहुत लोगों की बहुत सालों से पेंडिंग ही है, तो आओ कभी भोपाल आराम से चलते हैं, बेक एंड शेक. चलो, दैट्स ग्रेट. लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स. For now, जिंदा डिफाइंस लाइफ. यस काजल, फिलोसॉफिकल बातें. सचिन, hi Surbi, NLIU 2016, clearly remember. Hope you're doing well. And from what I remember, you're from Indore. चलो सही है, ठीक है. So today's session is a part of a new program जो अपन लोगों ने start करा है, which is Judiciary Gold. And every Wednesday we take one session which is specifically on a topic which is independent of the other topics, और उस पर around half an hour, 45 minutes, 1 घंटा, जितना लंबा वो सेशन चल जाए उस पर उतनी बातें होती है, उतना डिस्कशन होता है. And so these are the topics which are generally important, I think, for your law school life also, if you're preparing for judiciary, or if generally you have interest in law. बहुत बार लोग लॉ स्कूल के अंदर तो होते हैं, पर शायद लॉ एज अ करियर में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, बट अगर लॉ के एक्चुअली डेप्थ में जाने का इंटरेस्ट है तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द स्टूडेंट्स जो आज पहली बार इस सेशन में आए हैं, प्लीज एवरी वेडनेसडे रात में 8:30 बजे कोई ना कोई टॉपिक पे सेशन होता है. प्लीज कम फॉर ऑल द सेशंस. यू कैन इवन जॉइन द टेलीग्राम चैनल जो जुडिशरी गोल्ड का है. पोस्ट द लिंक बीच में कभी भी जब मैं ब्रेक लूंगा, तो डू जॉइन दैट. वहां के थ्रू सारे सेशंस मिल जाएंगे, जो सेशंस है उन सब पे आओ. सो डू अटेंड ऑल ऑफ देम, ठीक है. सो अब अपन स्टार्ट करते हैं. So today we're going to discuss on the basic structure of the constitution. I'm sure अपन ने जब क्लैट की तैयारी करी थी उस टाइम पर अपन ने इसको इन अ नटशेल तो देखा था, क्योंकि क्लैट के लेवल पे उतना ही देखना इंपॉर्टेंट था, उससे ज्यादा तो नहीं था. बट आज अपन आई थिंक एटलीस्ट 45 मिनट्स विल बी हैविंग अ डिस्कशन on the basic structure, and not just on the basic structure but the complete background of the basic structure, the genesis of the basic structure. वो चीज की इंपॉर्टेंस क्या थी, उस चीज को बाद में कैसे देखा गया, उसको याद करने का तरीका क्या है, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होने वाला है. बट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स 2-3 चीजों का ध्यान रखो. नंबर 1, ऐसा होना चाहिए दैट आई शुड बी द पार्ट ऑफ द बिगर स्क्रीन, एंड वहां पर जो विजडम वेडनेसडे द बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ अ स्मॉल स्क्रीन. अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा उल्टा है, तो प्लीज स्वैप द स्क्रीन. वहां पे एक स्वैप स्क्रीन का ऑप्शन आता है, उसको स्वैप करके मेक श्योर दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द बिगर स्क्रीन एंड दैट टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल स्क्रीन. पहली बात ये.
दूसरा, बीच में चैट में कुछ मत लिखना, क्योंकि मैं बीच में जब फ्लो में होऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा देख नहीं पाऊंगा, पर आखिरी में आई टेक द डाउट्स आल्सो। सो दैट इज नंबर 2। नंबर 3, बीच में मत छोड़ना यार। ऑनलाइन का यही एक पंगा है। ऑफलाइन में तो ऑल द फैकल्टीज एंश्योर्ड कि क्लास के बीच में कोई उठ के नहीं जा सके, बट ऑनलाइन में अपना अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। आई एम श्योर यू वुड बी फेसिंग एनीवेज दिस विथ योर कॉलेज क्लासेस, जहां थोड़ा सा अटेंशन डेफिसिट हुआ, अपन ने सबसे पहले साइड के टैब में कुछ और खोल लिया, या फिर कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहे, एंड या फिर अपन ने डिस्कनेक्ट ही कर दिया। मेक श्योर यू डू नॉट डू दैट। आई विल मेक श्योर दैट द टॉपिक वुड बी सो इंटरेस्टिंग कि जाने का मन तो नहीं करेगा, पर वो बीच में जो कुछ कुछ बाउट्स आते रहेंगे कि यार आप छोड़ के चलते हैं, खाना खाने का टाइम हो गया, या आई डोंट नो डार्क सीजन 3 का टाइम हो गया, ऐसा कुछ अगर होगा तो प्लीज उसको कंट्रोल करना आखिरी तक। पल्ले पड़ा, क्लियर हुआ, एंड आई जस्ट गिव यू द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सेशन। विल बी स्टार्टिंग द सेशन नॉट विद द इंडियन एक्सपीरियंस बट विद द जर्मन एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडिया ने ये चीज अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से सीखी, पर जर्मनी के एक्सपीरियंस से और ज्यादा सीखी। सो विल बी स्टार्टिंग इट विद द जर्मन एक्सपीरियंस, देन विल बी कमिंग टू इंडिया। इंडिया में भी बेसिक स्ट्रक्चर के पहले क्या सिस्टम चला करता था, और वो भी एक एरा जब कोई सिस्टम था ही नहीं। सो what exactly was the issue, what exactly were the initial systems, and then what was the basic structure, what all is a part of basic structure, उसको याद रखने का तरीका, and the aftermath of the judgment. I'm sure everyone must have heard of Keshwanand Bharati versus State of Kerala. That is where the basic structure came into being. So उसका aftermath क्या था, ये पूरा डिस्कस करके अपन आगे बढ़ेंगे। स्नेता, आई एम विजिबल एंड ऑडिबल बेटा, जस्ट रिफ्रेश योर विंडो। सो वील स्टार्ट नाउ, बट जस्ट क्विकली एक बार सिर्फ यस लिख दो अगर ऑडियो वीडियो दोनों परफेक्ट है तो। कहीं कोई इश्यू नहीं हो रहा है तो प्लीज एक बार जस्ट यहां पे चैट विंडो पे यस लिख दो, एंड देन विल स्टार्ट प्रॉपर्ली। 15 मिनट के बाद ये नहीं हो मैं ये बोलता गया फिर पता चला तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। सो जस्ट राइट यस यहां पे, सो दैट आई नो दैट आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल। प्लीज डू दैट। और किसी को कहीं कुछ छोटा मोटा इश्यू हो रहा है, जस्ट रिफ्रेश योर विंडो। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अब बेसिक स्ट्रक्चर की बेसिकली जरूरत ही ये थी बिकॉज the question which was there in front of the court, in front of the constitution makers, in front of the parliament, and it was a pretty important question. It was कि क्या constitution को पूरी तरीके से amendable बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर पूरी तरीके से अमेंडिंग पावर किसके पास है, अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे गेव इट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड दे गेव द पार्लियामेंट वाज मेड the authority responsible for amending the constitution. So they had the power of addition, of variation and of repeal. So नए आर्टिकल्स ऐड करना, एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स को एडिट करना और एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स को डिलीट करना, उनके पास ये पावर तो थी, पर ये पावर का एक्सटेंट डिफाइंड नहीं था। क्या सारे आर्टिकल्स डिलीट कर सकते हैं, या एडिट कर सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं, या कुछ आर्टिकल्स कर सकते हैं, वो एक्सटेंट डिफाइंड नहीं था। नाउ अब अगर मैं बोलूंगा कि एक्सटेंट डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो सारे आर्टिकल्स एडिट कर सकते हैं। सो दिस technically opens or it keeps a gate open for misuse of that. कभी ना कभी कोई ना कोई पार्लियामेंट ऐसी हो सकती है which is basically run by a party which is technically dictator in nature, even though it was elected in a democratic way, but ultimately it has turned into a dictatorship. And वो सबसे बेसिक जो चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन वही लोगों से छीन ले। there is a possibility of that. पर अगर मैं बोलूंगा कि नहीं सारी चीजें अमेंड नहीं हो सकती, कुछ चीजें हैं जो अमेंड नहीं कर सकते हैं, नॉट एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड। तो सर्टेन थिंग्स क्या, वहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी, पर इस पर अपन थोड़ा सा बाद में आते। फर्स्ट लेट्स लुक एट द जर्मन एक्सपीरियंस। द स्टोरी स्टार्ट्स इन द ईयर 1919, जब जर्मनी में द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन आया था। नाउ वीमार कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम के हिसाब से, एंड बिलीव मी इवन आज के टाइम के हिसाब से, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड हैड एवर सीन। ये 1919 में आया था, 1933 में जाके खत्म हो गया था, हिटलर ने टेक्निकली उसको पूरा उल्टा कर दिया था। सो 1919 में द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, एंड सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीमार कॉन्स्टिट्यूशन मैं क्विकली पढ़ के सुनाता हूं। It established a democratic parliamentary republic with a legislature elected
under proportional representation. There was a proper universal adult franchise. The age was 20 years, which in case of India right now it is 18 years. So the age was 20 years. Individual rights were guaranteed, just like freedom of speech, freedom of assembly, and a lot of other freedoms. Privileges based on birth and social status were abolished. So privileges based on birth, out of religion, out of caste, they were all abolished. Privacy of correspondence, of mail, of telegraph and of telephone was made inviolable. जिस राइट टू प्राइवेसी की हम लोग पिछले 2-3 साल 4 साल के अंदर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, वो आज से 100 साल पहले वीमार रिपब्लिक में उसको इनवॉल्युबल बनाया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर. इनफैक्ट देयर इज अ वेरी फेमस लीगल स्कॉलर by the name William L. Shirer. He, in his book by the name The Rise and Fall of the Third Reich, he wrote about that constitution that on paper the most liberal and democratic document of its kind the 20th century had ever seen. This is what he was saying about that Weimar constitution जो 1919 में आया था. So it was one of the most democratic, one of the most strongest and very liberal constitution the complete century had ever seen. और ये अपन जर्मनी की बात कर रहे हैं. In the first half of 20th century, हम जर्मनी को कोई बहुत ज्यादा इंडिविजुअल राइट्स और लोगों को फ्रीडम्स देना हम उस कंटेक्स्ट में देखते नहीं है. बट 1919 to 1933 was a complete different era altogether, right? So that is where it started, but it all turned in 1933. So 1933 Hitler was democratically elected, पर उस इलेक्शन के जस्ट 4 हफ्ते बाद वहां का जो पार्लियामेंट है जिसका नाम है द राइक्सटैग में एक आर्सन हो गया. एज इन वहां पर एक आदमी ने, अल्टीमेटली एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए. शौर्य कनेक्शन इज नॉट लॉस्ट बेटा, इट माइट बी एट योर एंड, जस्ट रिफ्रेश इट वंस. एक आदमी ने उस बिल्डिंग में आग लगा दी और वो आग लगाना बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया वहां के पार्लियामेंट में, विच वॉज नोन एज अ राइक्सटैग. और उसके एग्जैक्टली आई थिंक 1 या 2 हफ्ते बाद, सो आग हिटलर के 4 हफ्ते के बाद लगी थी, हिटलर के आने के, और उसके 1-2 हफ्ते के बाद हिटलर केम अप विद अ डॉक्यूमेंट व्हिच वाज अ राइक्सटैग फायर डिक्री. एंड अंडर द राइक्सटैग फायर डिक्री ही ओवरटर्न्ड most of the freedoms or rights which were guaranteed by the 1919 Weimar Republic Constitution. मैक्सिमम राइट्स को उल्टा कर दिया गया, मैक्सिमम राइट्स को ओवरटर्न कर दिया गया, मैक्सिमम फ्रीडम्स छीन लिए गए. एंड टू टॉप इट अप, उसके ऊपर ही पास्ड न्यू एक्ट बाय द नेम एनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933, अंडर विच ये रखा गया कि इसके आगे अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई भी नया टाइप का लॉ लेके आना है तो हिटलर को वहां के पार्लियामेंट के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. पार्लियामेंट के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यूनिलैटरली लेके आ सकता है. सो अगेन 1919 तक से जो चल रहा था 1933 में जाके वो एब्सोल्युटली उल्टा हो गया. सो एग्जिस्टिंग राइट्स को खत्म कर दिया और नए जितने भी डिक्टेटोरियल लॉज लेके आने उसमें वहां के पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now, all of us know what happened after 1933. So 1939 the Second World War began, 1945 the Second World War ended, and around the same time Adolf Hitler committed suicide. उसके बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच दैट मूवी. आई थिंक इट्स जजमेंट एट न्यूरमबर्ग, वंडरफुल मूवी ऑन द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स. जो सारे सर्वाइविंग जजेस या सर्वाइविंग उस टाइम के गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके जो ट्रायल्स हुए थे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए. नाउ आई एम कमिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर, पर वो बैकग्राउंड स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज वो ध्यान से सुनना. 1949 में एक एटर्निटी क्लॉज लेके आए थे वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड एटर्निटी क्लॉज, as the name suggests, specifically said that there are certain things in the constitution which were mentioned over there. There are certain things in the constitution which can never be taken away from the constitution. ऐसा ही कुछ अपना बेसिक स्ट्रक्चर है. कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें हैं जो, अस्मिता नेम ऑफ द मूवीज जजमेंट एंड न्यूरमबर्ग. सो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से कभी भी नहीं हटाई जा सकती है. So the constitution is not 100% amendable, certain things which cannot be amended, and the list was there in the eternity clause जो 1949 में आया. उसी टाइम के एक बड़े फेमस प्रोफेसर थे, अगेन ही वाज अ जर्मन प्रोफेसर by the name Professor Dietrich Conrad. Professor Dietrich Conrad, pretty famous German professor, and he was also a constitutional expert. In 1965 he delivered a very famous lecture at BHU, Banaras Hindu University. At least a few of you would be from there. BHU में उन्होंने एक लेक्चर लिया था और लेक्चर पे उन्होंने अपने जर्मन एक्सपीरियंस के कनेक्शन में इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करी थी.
and there was a very famous quote from that. I'll just repeat it here. Could a constitutional amendment abolish Article 21, which is right to life, abolish Article 21 to the effect that forthwith a person could be deprived of his life or personal liberty without authorization by law? Could a ruling party, if it sees its majority shrinking, amend Article 368 to the effect that amending power rests with the President acting on the advice of Prime Minister? जब पार्लियामेंट पावर नहीं बची तो प्रेसिडेंट अकेला लॉज बना सकता है, सिर्फ पीएम के एडवाइस पे, पूरे पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है. Somewhat which Hitler did in 1933. Could the amending power be used to abolish the constitution and reintroduce, let us say, hypothetically speaking, the rule of Mughal emperor or the crown of England? So 1965, कुछ लोगों को तो डेफिनेटली पता होगा, जिस टाइम पे इंडिया में अमेंडिंग पावर्स अनलिमिटेड थी, उस टाइम पे एक क्वेश्चन उठाया गया था बाय प्रोफेसर डाइटरिच कॉनराड कि क्या अनलिमिटेड पावर है तो क्या ये सब चीजें भी करी जा सकती हैं. उन्होंने ऐसे एक्सट्रीम क्वेश्चंस उठाए, राइट. सो जर्मन एक्सपीरियंस, वी हैड द जर्मन एक्सपीरियंस. जर्मनी का इन्फ्लुएंस हो रहा था धीरे धीरे करके इंडिया में. एंड नाउ लेट्स लुक एट द इंडियन स्टोरी यहां पे. सो इंडियन स्टोरी टेक्निकली बिगिंस विथ 2 आर्टिकल्स, which is Article 13 of the Constitution and Article 368 of the Constitution. Article 13 and Article 368. Next 2 मिनट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ध्यान से सुनना, समझ में सब कुछ आ जाएगा. Just give me a second, guys. So Article 13 and Article 368. Article 13 क्लैट के टाइम पे याद होगा, any law in derogation with fundamental right shall be void. बट क्लैट में उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाता था, इस रीजन से मैंने उसको बहुत सिंपल भाषा में समझाया था सब लोगों को. बट टेक्निकली आर्टिकल 13 के 4 सब आर्टिकल्स हैं, जिसमें से 3 सब आर्टिकल्स पहले से थे, 4th वाला है जो बाद में ऐड हुआ था. आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2, ये दोनों ये बोलते हैं कि कोई भी लॉ, द वर्ड एग्जैक्टली दैट दे हैव यूज्ड इज द वर्ड लॉ. कोई भी लॉ, वो भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले आया हो या कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद आया, कोई भी लॉ जो पहले या बाद में आया है जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, ये लॉ वॉइड हो जाएगा. ये लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी. सो टेक्निकली नथिंग कैन गो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स. क्लियर है? सो आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1 पहले के लॉस की बात करता है, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 बाद के लॉस की बात करता है. सो ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा, वो लॉ वॉइड हो जाएगा. So if any law and fundamental rights are pitted against each other, the fundamental rights would always win. That's what essentially 13(1) and 2 said. अब पंगा ये है, ये लॉ बहुत ही जेनेरिक सा शब्द है. लॉ कोई एक ही चीज नहीं होती है. डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन, डिपेंडिंग ऑन हु इज डिफाइनिंग लॉ, लॉ अलग अलग चीजें हो सकती है. द जुडिशरी इज डिफाइनिंग लॉ, लॉ अलग होगा. पार्लियामेंट इज डिफाइनिंग लॉ, लॉ अलग होगा. इफ अ डिक्टेटर इज डिफाइनिंग लॉ, लॉ अलग होगा. इफ वेरी लिबरल पर्सन इज डिफाइनिंग लॉ, लॉ अलग होगा. तो लॉ का कुछ तो डेफिनेशन देना था ना. तो पार्लियामेंट मेकर्स ने लॉ की डेफिनेशन दी आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 में, और लॉ की डेफिनेशन में उन्होंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी. सो लॉ इंक्लूड्स बाय लॉज, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डर्स, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, लॉ इंक्लूड्स जजमेंट. तो जितनी चीजें जो हमें टेक्निकली एट द एंड ऑफ द डे माननी पड़ती है, वो सब लॉ के अंदर आ गया. एक पॉइंट पे वो क्लियर नहीं हुए वेदर द वर्ड लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट or not, whether the word law includes amendment or not. और amendment मतलब not a regular amendment, constitutional amendment. क्या law के अंदर constitutional amendment भी आएगा? क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि law के अंदर constitutional amendment आएगा, this means कि any constitutional amendment जो constitution के आने के बाद आया, amendment बाद में आएगा, पहले से थोड़ी ना होगा. So कोई भी constitutional amendment जो constitution के आने के बाद आया है, और अगर वो fundamental rights के against जा रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉइड हो जाएगा, खत्म. विच एसेंशियली मीन्स कि मैं कोई भी फंडामेंटल राइट्स को एडिट या डिलीट नहीं कर सकता हूं जिससे लोगों के अधिकार कम हो. ऐड कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एडिट नहीं कर सकता हूं या डिलीट नहीं कर सकता हूं जिससे लोगों के अधिकार कम हो. और अगर मैं ये कहूंगा उसका उल्टा कि लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट, पहला क्या बोला था मैंने, लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट, पर अगर मैं कहूंगा लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट, तो दिस मीन्स मैं ऐसा कोई लॉ तो नहीं बना सकता हूं जो फंडामेंटल राइट्स को छीने, पर लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट, मतलब मैं ऐसा अमेंडमेंट कर सकता हूं जो फंडामेंटल राइट्स को छीने.
मैं ऐसा लॉ नहीं बना सकता हूं, पर मैं अमेंडमेंट कर सकता हूं जो फंडामेंटल राइट्स को छीने, विच एसेंशियली मीन्स मैं अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स लोगों से छीन सकता हूं, मैं रिपील कर सकता हूं, मैं एडिट कर सकता हूं, मैं वेरिएशन कर सकता हूं। एडिशन तो मैं पहले भी कर सकता था, पर अब मैं वेरिएशन और रिपील भी कर सकता हूं। सो इट वॉज नॉट क्लियर, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट मेक इट क्लियर वेदर लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट और नॉट, वेदर लॉ विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 13 इट इंक्लूड्स द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नॉट। ये चीज क्लियर नहीं थी। गाइस यहां तक की स्टोरी क्लियर है क्या? यहां तक की स्टोरी क्लियर है? आगे समझ में आएगा। अगर यही पॉइंट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आगे समझ में नहीं आएगा। जस्ट राइट यस और नो। यहां तक की स्टोरी क्लियर है कि नहीं है? क्विकली प्लीज राइट यस और नो इन द चैट विंडो। सो द क्वेश्चन इज, क्या लॉ के अंदर अमेंडमेंट आता है या लॉ के अंदर अमेंडमेंट नहीं आता है? लॉ वर्ड कहां पर है? लॉ वर्ड आर्टिकल 13 में, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा या नहीं आएगा? ये क्वेश्चन था। Just give me a second, guys. Perfect, clear है। Everyone is saying clear है। I think only सौम्या, ठीक है, नॉट वाला पार्ट एक बार वापस बता देता हूं जल्दी से। क्वेश्चन इज, लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट और नॉट? इफ आई वुड से लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट, दिस मीन्स एनी लॉ which goes against fundamental rights. So मैं law बोलूं, amendment बोलूं, बात एक ही है, law includes amendment. So any amendment which takes away fundamental rights shall be void if law includes amendment. And if law does not include amendment, तो इसका मतलब any law which takes away fundamental right is void. But if any amendment takes away fundamental right, it shall not be void. क्योंकि law और amendment में कोई भी नाता नहीं है। अगर मैं बोलूंगा it does not include amendment, तो फिर कोई भी नाता नहीं है। पर अगर मैं कहूंगा लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट ऑल्सो, तो मैं लॉ बोलूं अमेंडमेंट बोलूं, बात एक ही है। तो कोई अमेंडमेंट भी अगर लोगों के फंडामेंटल राइट छीन रहा है, वो अमेंडमेंट वॉइड होगा। अब वो इंक्लूडेड है या नहीं है, ये क्वेश्चन पे क्लैरिटी नहीं थी, पर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर मैं टेक्निकली यहीं से ही निकलेगा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द स्टैंड विच द जुडिशरी टुक। Now the first two cases, अपन ने जुडिशरी कोड में इसको क्विकली पढ़ा था, आज भी क्विकली ही देखेंगे। द शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केसेस, एक 1950s का, एक 1960s का। दोनों केसेस में द सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली सेड कि had it been the intention of the constitution makers to put any kind of a restriction on the amending powers of the parliament, they would have done so, because it was a pretty straightforward question. It was not a hidden question. उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की, तो वो अथॉरिटी का एक्सटेंट देने का भी वो एक्सटेंट बिल्कुल इजीली दे सकते थे। पर क्या उन्होंने एक्सटेंट दिया? नहीं। और अगर एक्सटेंट नहीं दिया है, दिस ऑटोमेटिकली मीन्स कि उसका कोई एक्सटेंट नहीं है। दिस मीन्स दैट द अमेंडिंग पावर्स बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलिमिटेड। दे कैन अमेंड व्हाटएवर दे वांट, दे कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, they can amend the most fundamental of the fundamental rights, the so-called trilogy of article 14, 19 and 21. They can amend whatever they want. इतने सिंपल भाषा में नहीं कहा था, but that is what they essentially meant, कि उनको जो अमेंड करना है वो कर सकते हैं, and we don't think that we should interfere here, right? That was the first two cases. The situation changed in the landmark judgment of Golaknath versus State of Punjab, whereby एक 11 judge bench बनी थी, and Nani Palkiwala was the one who argued from the side of the appellant Golaknath यहाँ पे। और 11 judge bench ने पहली बार ये बोला कि लॉ वर्ड जो आर्टिकल 13 में लिखा है, वो लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है। अभी तक हम लोग कह रहे थे लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है, तो लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को छीने, पर अमेंडमेंट कर सकते हो। पर पहली बार उन्होंने बोला कि लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। मतलब आप ना ऐसा लॉ बना सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स को छीने, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और ना ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स को छीने। सो यू कैन ऐड न्यू फंडामेंटल राइट्स, बट यू कैन नॉट एडिट द फंडामेंटल राइट्स, और यू कैन नॉट रिपील द फंडामेंटल राइट्स सो एज टू रिड्यूस द राइट्स ऑफ द पीपल। आप कम नहीं कर सकते हो, एडिट करके बढ़ा सकते हो या एडिशन कर सकते हो,
पर एडिट करके कम नहीं कर सकते हो, और डिलीट दैट इज रिपील द वर्ड विच इज यूज्ड, रिपील तो कर ही नहीं सकते हो. सो गोलकनाथ का फाइनल जजमेंट वाज दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड. फंडामेंटल राइट्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिए हैं और फंडामेंटल राइट्स छीनी नहीं जा सकती हैं. राइट उसके पहले था फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली अमेंड हो सकती हैं, और यहां पे एग्जैक्ट यू टर्न ले लिया और बोल दिया फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल अमेंड नहीं हो सकती है. दैट इज व्हाट द कोर जजमेंट ऑफ द गोलकनाथ केस वाज. एक सेकंड बचा लो. चलो ग्रेट, क्लियर हुआ, समझ में आया. गोलकनाथ केस. सो गोलकनाथ केस फंडामेंटल राइट्स नहीं चेंज कर सकते हो, उसके अलावा जो चेंज करना है करो, बट द फंडामेंटल राइट्स आर इनवॉयलेबल. नाउ दिस वाज इंदिरा गांधी's era. Now Indira Gandhi was in no uncertain terms. Indira Gandhi was no meek prime minister. In fact, Indira Gandhi is one of the strongest prime ministers India has ever seen. कोई कितना भी बोले 56 इंच का सीना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट बिलीव मी इन टर्म्स ऑफ एक्शन, एंड एक्शन मतलब मैं सिर्फ फायदा या नुकसान या अच्छे या खराब ये नहीं बोल रहा हूं, बट जस्ट एक्शन अगेंस्ट हुएवर इज कमिंग इन हर वे. वो भले ही वो रास्ते में कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस आए जिनका काम ही है उनके रास्ते में आना, पर उसके बाद भी हुएवर इज कमिंग इन हर वे ऑफ द विजन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी मेड श्योर कि कोई ना कोई तरीके से उनको रास्ते से हटाने का. Right? So that's how Indira Gandhi was. Right? इंदिरा गांधी ने उसके जज्बात गोलकनाथ के जजमेंट को खत्म करने के लिए अलग अलग टाइप के अमेंडमेंट्स पास करवाए, जिसमें 24th अमेंडमेंट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, बट 24, 25, 26, 29 ये सब अमेंडमेंट्स वर पास्ड, और इसमें 24th अमेंडमेंट वाज इन अ वे सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्ट अटैक ऑन द गोलकनाथ जजमेंट. सो गोलकनाथ ने कहा था फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकते, और गोलकनाथ ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने इंटरप्रेट क्या करा कि लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट. 24th अमेंडमेंट एक आ गया जो पार्लियामेंट ने पास करा, उससे उन्होंने एक नया आर्टिकल ऐड करा. आर्टिकल 113, 113, 133 तो था ही, उन्होंने ऐड कर दिया आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4, और उसमें उन्होंने कहा डाउट यही है ना कि लॉ के अंदर अमेंडमेंट आता है कि नहीं आता है, इसी पर ही पूरा कंफ्यूजन चल रहा है. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्लियर दैट कंफ्यूजन. सो हम क्लियर कर देते हैं दैट द वर्ड लॉ विच इज यूज्ड इन दिस आर्टिकल shall not include, the word law shall not include constitutional amendment under article 368. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट, वहां पर आ गया in very simple words we are saying that the word law does not include constitutional amendment. This means हम ऐसा कोई लॉ तो नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स छीने, पर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स छीने. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, पर इन्होंने बोला अमेंडमेंट कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा तो क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? सो डोंट टेल मी, तो लोग अभिषेक उपन्यु नहीं देखते तो प्लीज इस वाले वीडियो के बाद याद से देखना. सो फाइनली ये हुआ थ्रू 24th अमेंडमेंट कि हम ऐसा द वर्ड लॉ does not include the word amendment, which means we can amend the constitution, we can amend fundamental rights, and there is no restriction over there. ये सारी चीजों को चैलेंज करा गया अपने केस में, which was केशवानंद भारती versus state of Kerala. The Keshwanand Bharati was the head of one of the mutts in Kerala, and his property was sought to be managed by the state. So there was a state, a lot of state interference in the management of property under some Kerala Land Acquisition Act, which obviously did not like. He approached various lawyers, one of whom was again Nani Palkhiwala. Nani Palkhiwala filed a suit under a lot of articles, including Article 26, which is technically right to manage religious affairs and non-interference of state in that. So ये चीज को चैलेंज करा गया, एंड धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी, 5 जज की बेंच बनी, बट 5 जज की बेंच ने सोचा कि बिकॉज दिस इज अ लार्जर मैटर एट स्टेक एंड इवन गोलकनाथ को भी रिव्यू करना है, सो गोलकनाथ से बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी. तो गोलकनाथ बेंच वाज 11 एंड द नेक्स्ट ऑड नंबर बेंच वाज 13 जज बेंच. सो अब कौन सी नेक्स्ट बेंच बनी? द नेक्स्ट बेंच वाज ऑफ 13 जजेस, राइट? 13 जजेस बेंच का. सो बाय द वे जस्ट लुक एट द लिस्ट ऑफ लॉयर्स जो दोनों साइड से थे.
आई एम श्योर ये सारे नाम सुने होंगे, 2-3 लॉर्ड्स के नाम मैंने इंक्लूड भी नहीं करे जो शायद कम लोगों ने सुने हो, बट दीज वर द वंडरफुल लॉर्ड्स व्हिच वर इन्वॉल्वड इन द केस. From the side of Appellant, that's Keshwanand Bharti, we had Nani Palkiwala, C.K. Daftari, M.C. Chagla, Anil B. Diwan, very famous lawyers. From the side of respondent, we had the person जिसकी don't tell me तुमने इसकी commentary अपने college के library में अभी तक नहीं देखी है, नहीं पढ़ने की कोशिश करी है, that is Seervai. So H.M. Seervai was the main lawyer of the respondent, that is a state, and then Niran Dey, who was the Attorney General उस time पे, lot of other lawyers also. These were the prominent lawyers. And the judgment was delivered on 24th April 1973. Now, 24th April 1973, उस दिन ये जजमेंट आया जिसने इन अ वे अपने जुडिशरी को बचा लिया, अपनी डेमोक्रेसी को बचा लिया. 24th April 1973 और क्या हुआ था? क्विक चॉकलेटी क्वेश्चन. आई एब्सोल्युटली प्रॉमिस, जिसने भी इसका आंसर करा नेक्स्ट टाइम जब भी भोपाल आओगे मैं बेकन शेक लेके जाऊंगा. सबसे पहले 24th April 1973, क्विक. Anyone? 24th April 1973, the same year itself, the same day, the very same date, what happened? Anyone? वो एक दिन में इंडिया के कंटेक्स्ट में 2 बहुत प्रोमिनेंट चीजें हुई थी. Exactly, निखिल, आदेश एंड दुष्यंत आर द फर्स्ट 3 people जिसने सही आंसर दिया है. सचिन तेंदुलकर was born. Sachin Tendulkar was born on 24th of 1973 only. कुछ लोगों ने बोला सोनिया गांधी was born. तुम लोगों को अपनी पहले की क्लासेस याद है जब मैंने ऐसे ही एक डेट पे सोनिया गांधी was born बताया था. That was not 1973. थोड़ा सा तो कहीं से तो उम्र का तकाजा करो बेटा. Sonia Gandhi was born on the day when the Constituent Assembly had its first meeting, which was on 9th of December 1946. पल्ले पड़ा तो Constituent Assembly की पहली मीटिंग एंड सोनिया गांधी का बर्थ सेम डेट पे हुआ था. केशवानंद भारती का जजमेंट और सचिन तेंदुलकर का बर्थ सेम डेट पे हुआ था, which was 24th of April 1973. Now, this happened after 68 days of continuous arguments. 13 judges involved थे, daily hearings चल रही थी, and there was also a lot of unusual happenings उस टाइम पे. So, in fact, आज बार एंड बेंच पे 6-7 घंटे पहले एक आर्टिकल आया, अभी बीच में जाके मत पढ़ने लगना, but do read it. बार एंड बेंच पे वही unusual happening. Just before I came for this class, I was reading that article. पूरा तो नहीं पढ़ पाया. But वो unusual happenings के ऊपर ही आया, whereby it's basically said that there was a lot of political interference, lot of pressure on the judges to pass a particular type of judgment. The Chief Justice of India उस टाइम पे जो थे, he was forgetting the name, but he was retiring on 24th April, so he wanted to pass that judgment before retiring. So CJI की तरफ से pressure था judges के ऊपर, politicians की तरफ से pressure था judges के ऊपर. इंदिरा गांधी obviously was a pretty strong prime minister, and ऐसे accusations थे कि 1971 से इंदिरा गांधी had started packing the court, इसको packing कहते हैं, packing the court to make sure कि judges ऐसे हों जो time पर गवर्नमेंट को फेवर करता वो जजमेंट पास कर पाए. सो उन सब के अंडर और वो स्ट्रिक्ट डेडलाइन के अंडर, सो बिफोर दैट जज द सीजीआई उस टाइम पे ही वाज सपोज्ड टू रिटायर, उसके पहले जजमेंट पास करना था, व्हिच वाज 24th of April 1973. इन फैक्ट टुवर्ड्स द एंड नानी पालकीवाला ने एक आई रेड दिस समवेयर, यस जस्टिस सीकरी, थैंक यू सो मच अदिति, सॉरी थैंक यू सो मच फ्री, जस्टिस सीकरी वाज द वन हु वाज रिटायरिंग दैट डे. सो नानी पालकीवाला ने जस्ट अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पर एक गुगली वहां पे फेंक दी. सो ही सेड एंड आई कोट, वॉज इट नॉट टाइम, उन्होंने बेसिकली बोला कि एक एनोनिमस पर्सन ने मुझे ये चीज बोली थी कुछ सालों पहले, एक एनोनिमस पर्सन ने. एंड हु वाज एनोनिमस पर्सन, आई टेल. वॉज इट नॉट टाइम वी रिकिंडल्ड द इंस्पिरेशन बिहाइंड द फंडामेंटल राइट्स, including just compensation and the freedom to carry on the business and acquire property. There were grave consequences to treating the constitution as ordinary law, to be changed at the will of the party in power. If the governments could always be trusted, there would be no need of fundamental rights. So you cannot trust the government technically. So और government को अगर हमेशा trust कर पाते तो fundamental rights की कोई भी जरूरत पड़ती ही नहीं. तो in a way ये पूरी tone से समझ में आ रहा है that this person did not want to give to the parliament unlimited power to amend the fundamental rights. He did not want, and he was an anonymous person. नानी पालकीवाला ने पहले बोला ये anonymous person है जिन्होंने मेरे को ऐसा ऐसा बोला कि गवर्नमेंट को इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए, और फिर उन्होंने वो anonymous person नाम बताया. कोई यहाँ पे बता सकता है? It's a sort of a quiz question. कौन था ये anonymous person जिसने नानी पालकीवाला को ये बोला था
जिसके बारे में उन्होंने कोर्ट में बताया, और जैसे ही बताया तो कोर्ट में एकदम से फ्लटर हो गया और लोग एक दूसरी तरफ देखने लगे, हंसने लगे, और नानी पालकीवाला के उस पर्सन से अगले कुछ साल तक रिलेशंस खराब रहे। किस पर्सन ने ये चीज बोली थी? एनीवन? ट्राई करो। एचआर खन्ना? नहीं, वो तो जज थे। सिकरी? नहीं। क्विक। एनीवन? एमसी चगला? नहीं। टाटा? अरे बिल्कुल भी नहीं। So the person जिसने ये बोला था was none other than H.M. Seervai, the main lawyer or the main advocate for the respondent, जो वहां पे ये डिफेंड कर रहे थे, जो यहां पे ये बोल रहे थे कि the amending power should be unlimited. He was the one जिन्होंने कुछ सालों पहले when they worked on the same chamber ये बोला था कि that the amending powers should be limited. And obviously Anani Palkiwala and H.M. Seervai didn't talk for the next few years. This is all I read in a fantastic book by the name Working a Democratic Constitution. It is written by Granville Austin. Do read that book, Working a Democratic Constitution. ठीक है? So unusual happenings बहुत सारी हुई, but finally 24th April 1973 को judgment आया, और the judgment was, as all of us know, that there are certain basic features of the Constitution which are inviolable. These cannot be touched. कुछ भी हो जाए, इन फीचर्स को टच भी नहीं किया जा सकता, इन फीचर्स को रिमूव नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर सॉर्ट ऑफ द एडिफाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, और अगर आप इसी को हटा दोगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम का ही नहीं बचेगा. बिकॉज द प्लेंटिफ, यहां पे द लॉयर्स ऑफ द प्लेंटिफ, दे वर आर्ग्यूइंग कि अमेंडमेंट का मतलब होता है एडिट करना, चेंज करना. अमेंडमेंट का मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना नहीं होता है. अगर आपने रीराइट ही कर दिया, सो दैट इज एसेंशियली नॉट जस्ट एन अमेंडमेंट, दैट शुड बी नोन एज रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द रिस्पोंडेंट्स वर सेइंग दैट अमेंडमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए. बट द जजेस अग्रीड दैट we cannot have any, or we should have inherent limitations on the amendment of the Constitution because of the definition of amendment itself. The definition of amendment itself says that it is just minor editing of the Constitution. It cannot be rewriting. So, and what cannot be changed? The basic structure of the Constitution cannot be changed. Constitution जिस noble edifice पे टिका हुआ है, उसको टच भी नहीं किया जा सकता है. That is what the ultimate judgment was. Even though जितने amendments थे, ऑलमोस्ट सबको उन्होंने अपहोल्ड कर दिया था. तो जिन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट, जिसको चैलेंज किया था उसको अपहोल्ड कर दिया था. गोलकनाथ को चैलेंज किया था, उसको ओवररूल कर दिया था. गोलकनाथ जजमेंट क्या था? फंडामेंटल राइट्स को टच भी नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते हैं. उन्होंने कहा था फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट यस, if fundamental rights, certain fundamental rights are a part of basic structure, वो अमेंड नहीं हो सकते, पर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं. सो गोलकनाथ वाज ओवररूल्ड. 24th amendment, 25th amendment, 29th amendment, they were said that they were upheld, they are perfectly fine, there no problem with that, और गोलकनाथ को ओवररूल कर दिया. बट आखिरी में जाके जो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा, that was that of the basic structure of the constitution. Now बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता क्या क्या है? अब ये मैं तब की बात नहीं बोल रहा हूं, उस टाइम पर तो देयर वाज अ ह्यूज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द जजेस कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा. इनफैक्ट 4 जजेस ने कभी बेसिक स्ट्रक्चर पे अग्री भी नहीं करा था. द रेशियो वाज 9:4. 7:6 रेशियो था ओवरऑल जजमेंट पे, पर बेसिक स्ट्रक्चर पे द रेशियो वाज 9:4. पर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीजें ऐड करी हैं वो पूरी यहां पे लिखी हुई है, which is supremacy of the most of the things are self-explanatory. I won't be explaining them in depth. The supremacy of the Constitution, sovereign, democratic, and republican nature, which is given in the preamble. The secular nature of the Constitution. Secular word preamble में और 3 साल बाद आएगा. याद है secular word 1976 में आया था 42nd amendment से, पर secular word को उन्होंने include शुरू से ही कर लिया था in the basic structure. Separation of powers between legislature, executive, and judiciary. बहुत बार ये जो पावर्स हैं, इवन दो ये सेपरेशन इमेजिनरी होता है, पर सेपरेशन ऑफ पावर्स को उन्होंने इंक्लूड किया था. फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, व्हिच इज गिवन ऑन द 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट.
unity and integrity of the nation, parliamentary system as opposed to the presidential system of the US, the concept of welfare state, judicial review, उन्होंने अपनी powers को भी intact रखा था. So the powers of judiciary to review the laws which are passed by the parliament, the amendments which are passed by the parliament, they are sacrosanct in nature, and the power of judicial review cannot be taken away from the constitution. Freedom and dignity of the individual, rule of law, अपने एवी डाइसी भाई साहब, लॉ सबसे ऊपर है, सारे इंसान सब, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट राजा रानी सब नीचे हैं. हार्मनी एंड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, बट इन केस ऑफ अ क्लैश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ओनली द फंडामेंटल राइट्स कैन प्रिवेल. इवन दो बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे जिससे उन्होंने डीपीएसपी को ऊपर रखने की कोशिश करी थी, पर वो अमेंडमेंट्स को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था. सो द फाइनल पोजीशन इज सच दैट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की लड़ाई में फंडामेंटल राइट्स शैल प्रिवेल. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ऑब्वियसली, पर ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पे थियोरेटिकल था. प्रैक्टिकली पिछले 10, 12, 15, 20 साल के अंदर ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया है. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा दूसरे विंग्स का जुडिशियल उसमें नहीं होना चाहिए. इसमें अपॉइंटमेंट्स में काफी इंटरफेरेंस था जिसको बाद में थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की कोशिश करी. वो कोई एक अलग क्लास में करेंगे, नहीं तो खुद से तो देख ही लेना. द कॉलेजियम सिस्टम, द एनजैक जो आया था, आई थिंक 15, 16 या 16, 17 बैचेस में तब अपन ने पढ़ा था, क्योंकि एनजैक आई थिंक केम बाय 100th और 101st अमेंडमेंट, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाद में करा था. दैट वाज ऑल कनेक्टेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. Limited power of the parliament to amend the constitution. This is where the basic structure inherently was. Effective access to justice, free legal aid, Article 39A में जो दिया हुआ है. Principles of reasonableness and powers of Supreme Court under Article 32. Writs 136, SLP, special leave petition 141, that the laws declared by the Supreme Court shall be binding on all the courts in the territory of India. ये तीनों ज्ञान ही तीनों आर्टिकल्स में दिए. All these are a part of basic structure of the constitution, and these cannot be changed. These cannot be tinkered away. These cannot be muddled with. इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती, और अगर हुई तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देगा सुप्रीम कोर्ट खुद. आज तक की सबसे बड़ी बेंच ने ये डिसाइड करा था. दैट इज द मोस्ट फेमस केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट. Probably the most influential case of the Supreme Court till date. I was just reading somewhere that at least 3 Supreme Courts of various countries, they took the concept of basic structure from the Indian Supreme Court of the Keshwanand Bharati case. So that is what happened. अब इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, ये सारी चीजों को याद रखने का. At least the ones who are preparing for judiciary, ये चीज अपने मेंस में आ सकती है, और इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, जो है सचिन 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 सचिन. जब इस टाइप की चीजें पूरे ग्राउंड में चल रही है, जब ये इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है क्राउड, तब ऑब्वियसली द फील्डर विल अंडर परफॉर्म. अभी अगर चाहो तो मुझे छोटे वाले स्क्रीन पे कर दो और इसको बड़े वाले स्क्रीन पे कर दो. स्वैप द स्क्रीन, मेक श्योर दैट आई एम ऑन द स्मॉल स्क्रीन एंड दिस वन इज द पीपीटी इज ऑन द लार्ज स्क्रीन. सो ऑब्वियसली जब इतना ज्यादा प्रेशर क्राउड की तरफ से आ रहा है, सो उस टाइम में जो फील्डर है वो अंडर परफॉर्म करेगा, एंड ऑब्वियसली वो प्रेशर में भाग नहीं पाएगा, तो ही वॉज जॉगिंग इंस्टेड ऑफ रनिंग. वो जॉग करेगा भागने की जगह. बट हैड द फील्डर बीन जॉन्टी रोड्स, तो जॉन्टी वुड हैव इजीली लेफ्ट एंड सेव रन्स. सेंस नहीं बना रहा है ना. तो कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, जब तुम लॉ स्कूल के अंदर लाइन से इतने सारे केसेस याद करते हो, तो उसकी जो स्टोरी बनाते हो, कभी वो सेंस बनाती है क्या? नहीं. निमोनिक्स कभी सेंस बनाना भी नहीं चाहिए. निमोनिक्स सिर्फ दिमाग में स्टिकी होना चाहिए, वो याद रहना चाहिए. तो सचिन 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 सचिन, and because of that fielder underperformed, he was jogging instead of running, and Jonty would have easily leapt and save runs. Obviously ये चीज को बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए, अब इससे बेसिक स्ट्रक्चर याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो. सचिन 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 सचिन, that is 4S. तो 4S is supremacy of the constitution, sovereign, democratic and republican nature, secular character of the constitution, and the separation of powers between legislature, executive and judiciary. ये 4S से स्टार्ट हो रही है अपनी स्टोरी. So याद रखना, supremacy, sovereign, secular character and separation of powers between the three wings created by the constitution. ठीक है. अगली चीज, फील्डर ने क्या करा? फील्डर अंडर परफॉर्म्ड. FUP. F is federal character of the constitution. Freedom and dignity of an individual is connected to it. Unity and integrity of the nation, ये U से आ गया, unity and integrity of the nation, and P से आ गया parliamentary system.
ये उस वाली स्लाइड में भी इसी ऑर्डर में लिखा था, ठीक है। सो फील्डर अंडर परफॉर्म, FUP, फेडरल कैरेक्टर, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पल्ले बड़ा, यहां तक याद आ रहा है, यहां तक याद हो रहा है। He was jogging instead of running. So it is HWJIP, sorry, IR. H, harmony and balance between the fundamental rights and DPSP. But again, याद रखना, दोनों के क्लास में fundamental rights जीतेगा। Welfare state, HW. H is he was. So was मतलब W. W का मतलब welfare state. Jogging. Jogging is J. J is judicial review. So power of judiciary to review the laws made by the parliament. Instead का क्या आ जाएगा? I. So I से क्या आएगा? Independent judiciary. किसी और का इंटरफेरेंस हम अलाउ नहीं करेंगे जुडिशरी की फंक्शनिंग में। And the last one is running. Running से क्या आ जाएगा? Running से आ जाएगा R. R बोले तो principle of reasonableness. So he was jogging instead of running. HWJIR. ये अगले 5 पॉइंट्स हो गए अपने जुडिशियल रिव्यू के। The last one is John T would easily leap and save runs. बोले तो JELSR. J से क्या हो गया? Effective access to justice. So J, that is justice. Free and fair elections. So John T would easily से क्या हो गया? E. So effective access to justice. और E से क्या हो गया? Free and fair elections. Easily leap से क्या हो जाएगा? L. L is limited power of the parliament to amend the constitution. So constitution पूरी तरीके से amend parliament के द्वारा नहीं किया जा सकता है। The basic structure cannot be amended. Well से हो गया। And save runs. S से क्या हो गया? Powers of Supreme Court under Article 32, 136 and 141. तो powers of Supreme Court वो S हो गया। And rule of law ये R हो गया। Save runs. Clear है? समझ में आया? So Sachin, the fielder underperformed. What was the third one? Yeah, sorry. He was jogging instead of running, and John T would easily leap and save runs. Please, even the new students, you can watch this video multiple times. अगर बेसिक स्ट्रक्चर को जिंदगी भर याद रखना है तो इस वीडियो को 4-5 बार से इतने पोर्शन को बार-बार देख लेना। और बिलीव मी, जब आपके बच्चे उनके बच्चे हो जाएंगे और तब अगर आप जिंदा रहें, बेसिक स्ट्रक्चर आपको तब भी याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बार इस वीडियो को या मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देख लेना, सो दैट यू रिमेंबर बेसिक स्ट्रक्चर फॉरएवर। दिस वाज एसेंशियली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर दी गई है, जिसका जेनेसिस था इन द सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नाउ फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑब्वियसली एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। So इस जजमेंट का which was a grievous blow on the power of the parliament to amend the constitution, और ये बोल दिया गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते, तो इसका ऑब्वियसली रिएक्शन होना था। तो जस्टिस सीकरी was supposed to retire on 24th of April 1973, that is on the very same day when the judgment was passed. Now as a matter of convention, कहीं लिखा तो नहीं है, पर as a matter of convention, the senior most judge, जो भी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। नाउ जस्टिस सीकरी के बाद द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज वाज जस्टिस शेलेट, और उसके बाद द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज वाज जस्टिस ग्रोवर, और उसके बाद द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज वाज जस्टिस हेगड़े, और उसके बाद द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज वाज जस्टिस A.N. रे। जस्टिस शेलेट, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े एंड देन जस्टिस A.N. रे। But sadly, for the first time in independent India, एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें 3 सीनियर मोस्ट जज जो उस टाइम पे थे उनको मना कर दिया कि वो सीजीआई नहीं बन सकते। तो टेक्निकली जिनको बनना था, शेलेट मना कर दिया, फिर ग्रोवर बनते मना कर दिया, हेगड़े मना कर दिया, एंड जस्टिस A.N. रे was made as a chief justice of India, and it was an open secret कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जस्टिस शेलेट, ग्रोवर, हेगड़े, all 3 of them were on the side of the majority जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकाला था, एंड जस्टिस A.N. रे वाज ऑन द साइड ऑफ माइनॉरिटी। इनफैक्ट A.N. रे वाज ऐसा कहते हैं कि ही वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पैकिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड इन अ लॉट ऑफ फेमस केसेस एंड प्रोमिनेंट केसेस A.N. रे ऑलवेज साइडेड विद द गवर्नमेंट। सो उनका प्राइज उनको मिला, एंड जस्टिस A.N. रे वाज मेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट जस्टिस शेलेट, ग्रोवर, हेगड़े, ये सुपर सेशन कहते हैं इसको,
सुपर सेशन के चक्कर में उन्होंने रिजाइन कर दिया, ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर, राइट. सो दिस वॉज द आफ्टरमाथ ऑफ द जजमेंट. इनफैक्ट उसका आफ्टरमाथ और लंबे टाइम तक भी चलता रहा. जब A.N. Ray was supposed to retire in 1977 आफ्टर 4 years, और वो 4 साल उन्होंने काफी प्रो गवर्नमेंट जजमेंट्स पास किए. और उसके बाद द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था एक बहुत फेमस जज को, whose name was Justice Hansraj Khanna, Justice H.R. Khanna. He was the next senior most judge, but sadly वो जो सुप्रीम केशवानंद भारती में जो बेंच थी which did not side with the government, which upheld the basic structure, which formulated the basic structure, उसमें Justice H.R. Khanna was considered as one of the authors of the basic structure. And 1976 में भी एक बहुत फेमस जजमेंट था इमरजेंसी के टाइम का, which was a habeas corpus case. The name was ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. उस केस में भी 5 जज की बेंच बनी थी, जिसमें 4 जजेस ने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट चाहे तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है. सिर्फ एक जज जस्टिस H.R. खन्ना ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती है. उन्होंने कहा मेरा कॉन्शियंस अलाउ नहीं कर रहा कि मैं इस टाइम पे लोगों का साथ छोड़ूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है. फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी टेकन अवे. सो बिकॉज ऑफ द because of formulating the basic structure doctrine in the Keshwanand Bharti case, and because of that dissenting opinion in the habeas corpus case in 1977 में H.R. Khanna became the second, so it was the second time that the senior most judge was not made as a Chief Justice of India, और H.R. Khanna को मना करके the next judge, his name was Justice M.H. Beg. He was made as a Chief Justice of India, and as expected H.R. Khanna resigned. So ये हुआ था. तो this has been the only 2 times out of the 47 CJIs that we've had जब सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनने मिला था. 73 में 3 जजेस के साथ, 77 में 1 जज के साथ ये हुआ था. नाउ कमिंग बैक टू द सुपर सेशन, कमिंग बैक टू द आफ्टरमाथ. तो एक तो आफ्टरमाथ ये हुआ, वो बेंच के 4 जजेस को सीजीआई बनने नहीं मिला. सेकेंड, गवर्नमेंट को ऑब्वियसली अपना पोजीशन को भी स्ट्रांग करना था. तो जैसे उन्होंने 24th अमेंडमेंट पास किया था गोलकनाथ के बाद, वैसे उन्होंने 42nd अमेंडमेंट पास किया केशवानंद भारती के बाद, 3 साल के बाद, पर उन्होंने पास किया जिसमें उन्होंने केशवानंद भारती के प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करी. 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी टाइम में पास हुआ था. उसके बहुत सारे चेंजेस में से बहुत सारे चेंजेस में से 2 चेंजेस थे. आर्टिकल 368(4) एंड 368(5). ये 2 चेंजेस थे. जस्ट अ सेकेंड गाइस. ये 2 आर्टिकल्स ऐड करे थे थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976. 368(4) ने कहा कि गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है तो जुडिशरी का पावर नहीं है उसको रिव्यू करने का. अगर गवर्नमेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है तो जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनने की कोशिश करी. 368(5) तो और मजेदार था. 368(5) उन्होंने कहा कि दैट फॉर क्लियरिंग एनी कंफ्यूजन, ये सिंपल भाषा में हिंदी में बताता हूं, सिंपल भाषा में कहे देते हैं कि हमारी अमेंडिंग पावर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हमें जो अमेंड करना है हम करेंगे. फॉर द क्लैरिटी हियर वी हियर बाय डिक्लेयर दैट वी हैव अनलिमिटेड पावर फॉर अमेंडिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम नहीं मानते केशवानंद भारती को, हम नहीं मानते बेसिक स्ट्रक्चर को, हम नहीं मानते गोलकनाथ को. गोलकनाथ को तो क्या केशवानंद भारती खुद भी नहीं मानता, पर हम केशवानंद भारती को नहीं मानते. आपने क्या बोला केशवानंद भारती में? वी कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, we can amend any part of the constitution. That was Indira Gandhi's way of working. We can amend any part of the constitution. हमें तो जो अमेंड करना है हम करेंगे. और 368(4) में कहते हैं जुडिशरी इंटरफेयर भी नहीं कर सकता. तो हम सब कुछ अमेंडमेंट करेंगे और जुडिशरी इंटरफेयर भी नहीं कर सकता. तो 368(4) and 5 came by the 42nd amendment 1976, which was challenged in the subsequent cases, technically in the subsequent case of Minerva Mills. Minerva Mills में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया. ऑब्वियसली ना हम ये अलाउ कर सकते हैं ना हम ये अलाउ कर सकते हैं. तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आप नहीं छीन सकते हो. तो पहली बार उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला 368(4) को खत्म करते हुए. पहली बात. दूसरी बात 368(5) पर भी उन्होंने कहा दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर एंड केशवानंद भारती जजमेंट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज वेरी मच वैलिड.
So they upheld the basic structure doctrine in the Minerva Mills judgment and an year later in the Vaman Rao judgment also. So इन दोनों से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और अप्रूवल मिल गया और उसके बाद उसका टेक्निकली कोई भी चैलेंज हुआ ही नहीं. So this was all about the basic structure doctrine. और उसके बाद में उसको खत्म करने की जो आखिरी कोशिश करी गई वो कोशिश को भी मिनर्वा मिल्स और वामन राव ने खत्म कर दिया. वो बेसिक स्ट्रक्चर को कोड धीरे धीरे करके पॉपुलेट करता गया. That's what the basic structure doctrine was. So that's about it. So that was it from my side. If you guys have any questions, please ask. I'll be more than happy to answer after a long time. A lot of new students यहाँ पे. So please पूछो समझ में आया कि नहीं आया. I hope आज कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें सीखी होगी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. But if you have any suggestions, if you have any doubts, whatever that you have, please ask यहाँ पे. But I'm pretty happy to see a lot of old students यहाँ पे. Adesh Article 368(4) essentially said that it restricted the power of judicial review. The judiciary cannot review the amendments which are passed by the parliament. So 368 talks about constitutional amendment. So it cannot review the amendments passed by the parliament. But this article itself was struck down by the Supreme Court, and they said that judicial review is a part of basic structure. So we can very well review whatever that you are passing, including amendments. ऐसा था. Priya, parliamentary system over presidential system. बेटा, this is not a part of our discussion today. ये तो constitution के making के time की बात है. So, and we were more used to the parliamentary system because of the British Westminster system. That is why. Any other doubts? Mohit, no idea who said that. Just Google that, beta. Diksha, if there is a crush between Honorable Supreme Court and Parliament, who is going to prevail? If there is a crush between, I don't know, a lion and some other equally powerful animal, who is going to prevail? On a few days the lion would prevail, on a few days the other animal would prevail. ऐसा ही है. ये आज से 15 साल पहले if there was a crush between the Indian and the Pakistani cricket team, आज तो clearly पता है कि कौन आगे. But 15 साल पहले on few days India prevailed, on few days Pakistan prevailed. That's how it is. So दोनों की powers बहुत अलग अलग हैं और वो अलग अलग पावर्स में उनके पावर के कंटेक्स्ट में वो प्रिवेल कर जाता है. सो लॉ बनाने के कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाता है, लॉ को रिव्यू करने और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रिवेल कर जाता है. सो दैट्स हाउ इट इज. सो इट्स अ बैलेंस ऑफ पावर्स. इंडिया में उन दोनों को सेम पोजीशन में रखा है, अल्टीमेटली किसी एक को ऊपर नहीं रखा है, अलग अलग पावर के कंटेक्स्ट में अलग अलग को ऊपर रखा है. दैट्स हाउ इट इज. ठीक है. Yes, Pranshu, the doctrine was mentioned in the minority opinion of Golaknath. In fact, I read it somewhere that one of the lawyers of Golaknath was a part of that BHU session of Dieter Conrad. So, wahan se he came to know of the doctrine. That's what it was. Jia, yes, अपन क्लास में आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते रहेंगे आगे भी. Shivani, a part of 44th amendment was made to reverse 42nd amendment क्योंकि 44th was passed by the Janata Dal government later on by Morarji Desai, and 42nd was obviously during the ills of पूरे इमरजेंसी के, इनफैक्ट इमरजेंसी में सब गड़बड़ियां हुई थी, वो 42nd से स्टार्ट हुई थी, तो उसको खत्म करने के लिए था. एंड इनफैक्ट उन्होंने जो 1977 में इलेक्शन कैंपेनिंग करी थी, कैंपेनिंग में उन्होंने यही कहा था कि 42nd से जितनी गड़बड़ हुई है सबको सही करेंगे, तो उन्होंने 44 से सही करी थी. सॉरी गाइस, मैंने बहुत टाइम बाद इतना चिल्लाया है तो थोड़ी सी मेरी एनर्जी लेवल अभी कम हो गई है, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा. Soumya, great to see you guys also. Dushyant, what's the question beta again? Hi sir, hypothetical question. If Parliament makes a beneficial change in fundamental rights, which is beneficial, yes, that if it's a beneficial change, Supreme Court would never have a problem with that. That would not interfere with the basic structure. Thank you, Mukul. Shaurya, that's not a part of the discussion, इसलिए मैं उसके बहुत डेप्थ में नहीं गया. अपने को बेसिक स्ट्रक्चर से कनेक्ट करना था, तो वामन राव केस में बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करा था.
That is the only important portion in context of the discussion today. आदेश दोनों में बहुत अलग अलग चीजें डिस्कस हुई थी. द कॉमन लिंक वॉज दैट द बेसिक स्ट्रक्चर वॉज अपहेल्ड, बट मिनर्वा मिल्स में 42nd अमेंडमेंट वॉज चैलेंज, वामन राव में इट वॉज नॉट चैलेंज. तो बाकी हर चीज डिफरेंट है, बस सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की वो पूरी कड़ी है, वो बेसिक स्ट्रक्चर की कड़ी वामन राव पे जाके खत्म होती है, क्योंकि तब तक बेसिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस तब भी उठ रहे थे इवन विद इन द सुप्रीम कोर्ट. बट आफ्टर दैट इट was pretty much embedded, deeply embedded inside Supreme Court only कि आप basic structure कहीं नहीं जाने वाला है. That's how it is. Yes, Jia, great to see you guys also. Shambhavi, yes, I'll be taking, in fact, I'm taking constitutional law in Judiciary Gold. इनफैक्ट आई एम श्योर जो जुडिशरी कोर्ट के स्टूडेंट्स होंगे वो थोड़े से सरप्राइज हो गए होंगे आज थोड़ा ज्यादा ही एनर्जी देख के, क्योंकि अभी तक की मेरी सारी क्लासेस में मैंने बहुत ज्यादा टू द पॉइंट बातें करी है. बट डोंट वरी, कॉम्बिनेशन इन दोनों का ही चलने वाला है अगले एक पूरे साल. सुधांशु, आर्टिकल 368(4) जुडिशियल रिव्यू की बात करता है. आर्टिकल 368(5) पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर्स की बात करता है. 368(4) जुडिशियल रिव्यू को खत्म करना चाह रहा था. 368(5) बोल रहा था कि पार्लियामेंट की पावर्स अनलिमिटेड है, उसको जो अमेंड करना वो करेंगे, रास्ते में कोई नहीं आ सकता. दैट्स व्हाट इट वाज. Dushyant, yes, Supreme Court can make beneficial amendment to the basic structure. They can remove things from basic structure. Only the Supreme Court has the power to do any tinkering with the basic structure. That's how it is. Any other questions, guys? Prajwal, that's a good question. If Article 368(4) bans judicial review, how was it challenged in the Supreme Court? What were the grounds? Because that article itself bans judicial review, but judicial review की power is inherent in Article 13. That was still very much there. That's number one. And the Keshwanand Bharti judgment was very much there. In fact, उसके पहले judicial review almost हर केस में judicial review की power तो inherent थी ही. So that is why, except for that particular article, judicial review की power हमेशा थी. तो वो उस लॉ को चैलेंज करना was a no brainer, right? और इनफैक्ट कोई लॉ जो कोई पर्टिकुलर चीज को खत्म कर रहा है उस चीज को भी चैलेंज किया जा सकता है. सो लेट्स से आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और सुप्रीम कोर्ट को ही हटा दिया कि कल से सुप्रीम कोर्ट ही नहीं रह सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट वुड स्टिल हैव द पावर टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दैट लॉ. सो द क्वेश्चन माइट स्टिल अराइज, इसके साथ जब सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं तो चेक कैसे करेगा? पर सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट के पास किए हुए हर लॉ को रिव्यू करने का पावर तो दिया हुआ है ना, तो उनको खुद को हटाने वाला लॉ भी वो रिव्यू कर सकते हैं. दैट्स हाउ इट इज. पल्ले पड़ा. नट्स मल्होत्रा, व्हाट्स योर रियल नेम? नट्स कैसा नाम है बेटा? बट यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू आदेश. And Adesh, I recently saw on Facebook I think the laurels and the accolades that you're bringing to the university as well as to Ujjain. So really happy for that. In fact, मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी के मैंने वेबसाइट पे होम पेज पे मैंने कहीं पे तेरी फोटो और आई थिंक वीडियो या इमेज कहीं देखी थी. So you're doing very well. Congratulations. Last 5 minutes. Anything else, बच्चा लोग? वर्णिका, द नेम ऑफ द बुक इज वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत मोटी बुक है और बहुत छोटे से फॉन्ट में लिखी है, ऑलमोस्ट 700 पेज की है, बट बिलीव मी इट्स वन हेल ऑफ अ बुक. इट्स बेटर देन, आई डोंट नो, इट्स बेटर देन what most of your teachers would teach you anywhere, what most of your no, it's better than whatever that you will see regarding constitution or regarding the basic legal framework of India. So do read that book. भले उसको 1 साल लग जाए पूरा पढ़ने में, but do read that book. वैभव, गोलकनाथ,
फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते, केशवानंद फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, पर सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं वो अमेंड नहीं हो सकते। तो इन अ वे दिस वॉज गोलकनाथ जजमेंट, ये अमेंड नहीं हो सकता। दिस वॉज केशवानंद भारती जजमेंट। सो केशवानंद भारती ने वो जो चीज अमेंड नहीं हो सकती उसके होराइजन को बहुत बढ़ा दिया, बहुत बड़ा कर दिया, ये हुआ था। और गोलकनाथ में वो क्लियर था, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते, ये हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं हो सकता। और जो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग गिन लेंगे उनको भी आप अमेंड नहीं कर सकते। दैट वाज अ डिफरेंस। थैंक यू अदिति, गुड टू सी यू ऑल्सो। Shambhavi, yes, a 15 judge bench, 17 judge bench, they can very well scrap the basic structure. No one would stop them. But yes, that has never been done, and for a good reason. Obviously, our basic structure is something which is bringing stability to the country. It is stopping the country from converting into a dictatorship. So that is, no one in their right mind would ever think of repealing the basic structure altogether. That's how it is. Thank you, Nikhil. Thank you so much. Aditi, are you one of the students of Judiciary Gold? मैं उस context में advice दूंगा बेटा। Chanchala, thank you so much. Great to see you here. लास्ट 2 मिनट्स फिर खत्म करते हैं। Any other doubts? Aditi, I think you had a doubt. Thank you, Shivam. Hope you're doing well. Thank you, Shri. Thank you, Shivam. So do attend all the Wisdom Wednesdays lectures. This lecture would be there on YouTube also later on. तो ये भी और बाद वाले भी अटेंड करना. You will absolutely love them. अगर आज वाला लेक्चर अच्छा लगा, आगे के सारे लेक्चर बहुत अच्छे लगेंगे. So do attend, and I'll see you guys very soon. Shambhavi, yes, I'll be taking more classes. Taking बहुत सारी classes in Judiciary Gold. Thank you, Shaurya. Hope you're doing well. Thank you, Megha. भारतेंदु, बुक्स टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहा हूँ ना, कुछ मत पढ़, सिर्फ वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, एंड यू विल बी प्रीटी सॉर्टेड। और वो जब हो जाए तो फिर दिस अनदर बुक, आई गेव इट टू अ स्टूडेंट, फॉरगेटिंग द नेम। जब ये पढ़ ले तो मुझे एक मैसेज करना, आई टेल यू, वो पढ़ लेना। सो वर्किंग डेमोक्रेटिक इज स्टिल 2000 टाइप्स, और उसके बाद का भी पूरा उस बुक में दिया हुआ है, तो वो कर लेना। थैंक यू अनविता। अदिति बेटा पूरा की पूरा सेशन हो गया, सो देयर 3-4 अदितिस यहाँ पे, बट यहाँ पे अदिति दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फ्रॉम NUJS। अदिति पूरा सेशन हो गया, इस टाइम पर आपने पहली बार बोला है, आई एम श्योर आप 5 मिनट पहले आई होगी, है ना? Yes, they but Priyanshi, that was not connected to the discussion. But yes, उन्होंने Schedule 9 में डाल दिया था, और Schedule 9 के थ्रू वो उसको जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखना चाह रहे थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये क्लियर कर दिया कि हम Schedule 9 को भी चेक कर सकते हैं। तो Schedule 9 की उसकी इन अ वे यूटिलिटी खत्म हो गई। और फिर एक 15 साल पुराना केस है IR कोयलो केस। IR कोयलो केस में उन्होंने फाइनली कह दिया कि Schedule 9 इज विद इन द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बड़ी कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आएगा आखिरी में ये क्या था। सो डोंट वरी, Schedule 9 पे अपन अलग से कोई विजडम वेडनेसडे की क्लास ले लेंगे। अच्छा अदिति, रियली सॉरी, यू वर द वन। ठीक है, दैट्स ग्रेट अदिति, आई होप यू ऑल्सो लाइक द क्लास। चलो, सो दैट्स अबाउट इट। आई थिंक सारे डाउट्स हो गए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। ऑल द एक्स-एलिडियंस जो सिर्फ ये इसी सेशन के लिए थे, डू कम फॉर ऑल द विजडम वेडनेसडेज क्लास। आई विल कीप अपडेटिंग इट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और व्हाटएवर। कुछ भी अगर अलग से भी कुछ डाउट्स हो या कुछ हो तो मुझे अलग से ईमेल कर देना harshad@legal-edge पे, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। सो लेट्स स्टे इन टच। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू अदिति, थैंक यू शांभवी एंड एवरीवन, थैंक यू श्रेया।
जुडिशरी गोल्ड किड्स, आई थिंक कल भी मेरी क्लास है, तो आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.